कल की क्लास में हम लोगों ने लैटिस एनर्जी के बारे में कुछ बात करी थी। आज की क्लास में हम लैटिस एनर्जी को आगे लेकर चलेंगे। आज कुछ ऐसी बातें बताएंगे आपको जो आज तक आप लोगों ने सुनी ही नहीं होगी। रियलिटी है, आज तक आप लोगों ने सुनी ही नहीं होगी। लैटिस एनर्जी में नहीं, लैटिस एनर्जी तो कॉमन पॉइंट है। पहले तो बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी की। फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो देखिए, एक बात जानते रहिए कि फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, हम लैटिस एनर्जी के फैक्टर की बात करें उससे पहले लैटिस एनर्जी के बारे में एक बार और बात कर लें। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा, लैटिस एनर्जी रिलीज हो रही है। अच्छा, इसका ये क्या है, लैटिस है हमारा, क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि लैटिस में ये हमारा x माइनस हो गया, ये m प्लस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। अब देखिए, ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अब इसका मतलब है कि ये चार्ज जितना ज़्यादा हो, अब फोर्स उतना ज़्यादा होगा क्रिस्टल आयन के बीच में, और डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब है कि पहला फैक्टर जो हमारा है वो है चार्ज ऑन आयन। हायर द चार्ज ऑन आयन, higher will be the lattice energy. चार्ज जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा। अब अगर हम बात करें डेल्टा एच लैटिस की, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड प्लस इंटू जेड माइनस। ये जेड प्लस जेड माइनस क्या है? जेड प्लस है चार्ज ऑन कैटायन, जेड माइनस है चार्ज ऑन एनायन। चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन एनायन, ठीक है। तो अब पहले आपको क्या करना है कि कैटायन पे चार्ज और एनायन पे चार्ज जो दिए हुआ है उसका प्रोडक्ट लेना है, और प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अभी हम दूसरे फैक्टर की बात नहीं करेंगे, पहले फैक्टर को समझेंगे, ठीक है। तो आइए इसको समझा जाए। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी और
मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि देखिए लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट है, तो इस क्वेश्चन को मेल्टिंग पॉइंट में भी बोला जा सकता है और लैटिस एनर्जी में भी बोला जा सकता है। तो हमारे पास जो कंपाउंड है वो MgO है, वो हमारे पास LiF है, हमारे पास Al2O3 है। ये 3 कंपाउंड है हमारे पास, और हमको क्या करना है कि लैटिस एनर्जी के ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब पहले हायर फिर लोअर। अब अगर इस पे चार्ज देखें आप MgO पे, LiF Al2O3, यहाँ पे चार्ज इसका +3 है और यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे चार्ज +1 है और यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे चार्ज है +2 और यहाँ पे क्या है -2, ठीक है। तो अब अगर आप प्रोडक्ट देखें इसका, तो ये 3 × 2 कितना हो रहा है 6, ये 1 × 1 कितना हो रहा है 1, और ये 2 × 2 कितना हो रहा है 4। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट इसका आया Al2O3 का। तो लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका हुआ, Al2O3 का, फिर MgO का, तब LiF का, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। Al2O3 MgO LiF। चार्ज निकालेंगे, चार्ज का प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट जिसका ज़्यादा आएगा उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास AlF3 भी होता, मान लीजिए आपके पास AlF3 भी होता, तो अब AlF3, तो एल्युमिनियम का चार्ज कितना 3 और F का 1, तो ये कितना आ जाता 3 आ जाता। तो अब 3 जो है वो 6 से कम, 4 से कम, लेकिन 1 से ज़्यादा। तो हमारा Al2O3 MgO के बाद क्या आता है AlF3 आता, और उसके बाद क्या आता LiF आता। समझ पा रहे? तो ये ध्यान रखेंगे आप इसको कि जब आपके सामने ऐसे कोई कंपाउंड आए जिसमें डिफरेंट कैटायन पे चार्ज हो, एनायन पे चार्ज हो, तो आपको चार्ज का प्रोडक्ट निकाल लेना है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि अगर चार्ज का प्रोडक्ट सेम आ रहा है, चार्ज का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ आयन। यहाँ पे एक्चुअली इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, साइज ऑफ आयन, ये एक्चुअली इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब है कि हमने R0 मान लिया, क्या R प्लस R माइनस। R प्लस क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन, एंड R माइनस क्या है, रेडियस ऑफ एनायन। हमने एक साथ मान लिया रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन। तो अगर हम डेल्टा H लैटिस की बात करें तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा R0 के। अब अगर R0 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब R0 ज़्यादा, तो R0 ज़्यादा तो कैटायन ज़्यादा हो सकता है या एनायन ज़्यादा हो सकता है या दोनों ज़्यादा हो सकता है, दोनों का सम ज़्यादा होना चाहिए। तो R0 ज़्यादा तो लैटिस एनर्जी कम। इसका मतलब है कि आयन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तब लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर लैटिस एनर्जी अगर साइज बढ़ता है तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया जाए, डेल्टा H लैटिस, LiF, LiCl, LiBr, Li। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो कैटायन का साइज सब में बराबर है, लेकिन एनायन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एनायन बढ़ेगा तो ये दोनों का सम बढ़ेगा, ये दोनों का सम बढ़ेगा तो R0 बढ़ेगा, R0 बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगा। तो इसलिए धीरे धीरे लैटिस एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे अगर आप बात करें और जैसे तो MgO का,
Mgs से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज क्या है, छोटा है। ठीक है, लेकिन आपके पास दो फैक्टर आ गए, एक चार्ज आ गया और एक क्या हो गया, साइज आ गया। अगर चार्ज एंड साइज दोनों बदल रहे हैं, तब आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें चार्ज भी किसी में चार्ज अलग है तो किसी में साइज अलग है, तो उस सिचुएशन में पहले आपको चार्ज देखना है फिर साइज देखना है। मतलब आप कह सकते हैं कि चार्ज ऑन आयन इज द डोमिनेटिंग फैक्टर देन चार्ज साइज ऑफ आयन। ठीक है, तो आप ये बात लिख लीजिएगा, बिटवीन चार्ज एंड साइज, between charge and size, charge is dominating factor. Between charge and size, charge is dominating factor. ठीक है, चार्ज एंड साइज में चार्ज क्या है, डोमिनेटिंग फैक्टर। बिटवीन चार्ज एंड साइज, चार्ज इज डोमिनेटिंग फैक्टर। जैसे एक क्वेश्चन लिया जाए, इसमें हमारे पास लैटिस एनर्जी अरेंज करना है या मेल्टिंग पॉइंट में अरेंज करना है, तो हमारे पास है NaF है, MgO है, LiF है, Mg2 N3 है, Li3N है, NaCl है। Mgs है, Al2O3 है। ठीक, इतना कंपाउंड एक साथ ले लिया हमने और सोच समझ के लिया है। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले चार्ज देख लेते हैं। 1 into 1, 2 into 2, 1 into 1, 2 into 3, 1 into 3, 1 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 3 into 2। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, 1, 4, 1, 6, 3, 1, 4, 6। अब देखिए कई जगह पर मतलब लगभग हर ऐसा है कि जहाँ पर एक जैसा चार्ज है, जैसे 4 है तो एक जगह और 4 है, 6 है तो एक जगह और 6 है, 1 है तो 3 जगह 1 है, 3 वाला के लिए। तो हमारा अब चार्ज और साइज दोनों फैक्टर को मिक्स कर रहे हैं हम, और हमारे पास चार्ज सबसे ज़्यादा किसका है, Mg2N3 का है और Al2O3 का है। ठीक है, मतलब हमारे पास Mg2Al3 और N3 माइनस O2 माइनस, ये Al2O3 में ये वो। अब देखिए चार्ज बराबर है, चार्ज बराबर है, चार्ज से आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन साइज से डिसाइड कर सकते हैं। Mg2 प्लस का साइज Al3 प्लस से ज़्यादा, N3 माइनस का साइज O2 माइनस से ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि Al2O3 का लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा क्योंकि उसका साइज इनसे क्या है, कम है। तो उस लैटिस एनर्जी की बात करें अगर, तो सबसे पहले आना चाहिए Al2O3 और उसके बाद Mg3N2। हाँ, तो उसके बाद तो 6 चार्ज वाला आएगा ही। अब 6 के बाद आता है 4। 4 कौन है,
MgO है, MgS है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि MgO का लैटिस एनर्जी MgS से ज़्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है। तो MgO MgS, ये हो गए 4 वाले। अब आते हैं किस पे, 3 वाले पे। 3 वाला कौन है, Li3n। ठीक है, अब आते हैं किस पे, 1 वाले पे। तो 1 ये है, 1 ये है और 1 ये है। तो इसमें देखना है कि साइज सबसे छोटा कहाँ है। तो सबसे छोटा एनायन कौन सा है, F माइनस, यहाँ तो Cl माइनस है। और सबसे छोटा F माइनस, जब एनायन छोटा है तो कैटायन देखो, कैटायन ये छोटा है, तो कैटायन ये छोटा है तो पहले इसको लाएंगे, तो LiF लाएंगे, उसके बाद NaF लाएंगे, उसके बाद NaCl लाएंगे। ये हमारा ऑर्डर है। ये हमने एक बड़ा क्वेश्चन दिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियर हो रहा है, आगे बढ़े। एक बच्चा मुझे कह रहा था कि आप लिखने का टाइम नहीं देते हैं, उससे पहले मिटा देते हैं। लिखने का टाइम नहीं देते हैं, उससे पहले मिटा देते हैं। और भाई लिखने का टाइम नहीं देते, उससे पहले मिटा देते, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आपके पास तो वीडियो पॉज करने का ऑप्शन है। क्योंकि आप लोगों ने तो मुझसे जो है स्पीड बढ़वाने की डिमांड करी थी कि 2x तक स्पीड बढ़ा दीजिए, मैंने स्पीड बढ़ा दी। अब मैं धीमा कैसे करूँ, सिलेबस कंप्लीट करना है, सितंबर चल रहा है, सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हमको बढ़ना पड़ेगा ना भाई, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हाँ, अब हमारा एक क्वेश्चन है, हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हम हीट करेंगे किसी कंपाउंड को, हीट करेंगे किसी कंपाउंड को, RbClBrI, RbClBrI। एक्चुअली ये RbClBrI का मतलब है कि जो ClBrI है वो, अगर आप बॉन्डिंग में आगे जाएंगे तो आपको ये बात मिलेगी कि ClBrI तीनों मिलकर एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको हीट किया गया, प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट्स मिला। क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट्स आर RbI प्लस BrCl। मैंने आपको बोला था पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिव, Br पहले Cl बाद में। RbCl IBr, RbBr ICl। ऑल ऑफ द एबव। ठीक, तो यहाँ जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये देखा जाता है कि ये तोड़ा तो आपने सब एक ही जैसा है, लेकिन क्या खास बात क्या है। तो अगर आप इसको देखें तो RbCl हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी इन गिवन कंपाउंड। मतलब अगर हम लैटिस एनर्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा RbCl की है, फिर RbBr की है, फिर RbI की है। तो RbCl, RbBr, RbI। अब इस सब में अगर आपको देखना हो
लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है, तो उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा या कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि लैटिस क्रिस्टल जितना स्ट्रांग होता है उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होता है, और हर रिएक्शन चाहता है कि प्रोडक्ट को क्या बनाए, स्टेबल बनाए। तो ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जिसकी लैटिस एनर्जी क्या हो, सबसे ज़्यादा हो। समझ पा रहे हैं? तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि आयनिक कंपाउंड की क्या खासियत है, क्या विचारधारा है इसकी, क्या सोचता है। सोचता तो नहीं होगा कुछ, क्यों? प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। एक्चुअली मैं बीच बीच में, जैसे कई बच्चों को ऐसा भी लगता है कि सर बीच बीच में कुछ बोलते रहा करिए, मज़ेदार बात या ऐसा कुछ, तो हमको मज़ा आता रहेगा। कुछ जोक सुना दिया करिए या कुछ ऐसा सुना दिया करिए, तो इससे और मज़ा आएगा। एक्चुअली क्या है ना कि मैं ये सारे काम करता हूँ, लेकिन जितना मुझे पढ़ाना है अभी आपको, उसके लिए मुझे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा कि भाई अभी आपको क्या करना है कि आपको वो चीज़ें देखनी हैं जो काम की है। अभी हम लोग एक दिन जोक सेशन रख के पूरा जोक ही सुना देंगे ना, उसको अलग से लेक्चर ही बना देंगे, जोक सेशन, है ना? सही रहेगा ना? तो पहला जो आयनिक कंपाउंड का फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट में क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड क्रिस्टल। सॉलिड क्रिस्टल। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? सॉलिड क्रिस्टल होते हैं। सेकंड पॉइंट, they have high melting point and boiling point due to high lattice energy. Third point, in solid state they are non-conductor of electricity, but in molten state or in aqueous solution they are good conductor due to flow of ions. फ्लो ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन के नहीं, आयन की फ्लो की वजह से होता है। आइसोमेरिज्म, ionic compound do not shows any kind of isomerism due to its non-directional bond. Ionic compounds do not shows any kind of isomerism due to its non
डायरेक्शनल बॉन्ड। फिफ्थ है आइसोमॉर्फिज्म। देखिए, एक आइसोमॉर्फिज्म ऐसा टॉपिक है जिसमें ढेर सारा पॉइंट है, इसको मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये सारा पॉइंट एक जगह पे पहले लिख देता हूँ, मतलब आइसोमॉर्फिज्म का सारा पॉइंट एक जगह पे लिख देता हूँ और लिखने के बाद मैं समझा देता हूँ आपको, क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा और आपका टाइम जाएगा। अब देखिए, आइसोमॉर्फिज्म में इतना बड़ा लिखा हुआ है, अगर मैं इतना बड़ा लिखता आपको पढ़ाते हुए तो शायद ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता, कंप्लीट नहीं होता। अब ऐसे 5-7 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए आइसोमॉर्फिज्म के डेफिनेशन पे। एनी कंपाउंड शोज आइसोमॉर्फिज्म। इसका मतलब क्या है कि उनका शेप सेम है, उनकी मार्फोलॉजी क्या है, सेम है। आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन क्या है कि क्या ऐसा कंडीशन हो। पहली बात तो यह है कि फॉर्मूला, जो भी कंपाउंड हैं उनके फॉर्मूला क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। पहली बात करते हैं बाइनरी कंपाउंड की। सबसे पहले बाइनरी कंपाउंड की, दो कंपाउंड है हमारे पास, ऑक्जो सॉल्ट है, दूसरा बाइनरी कंपाउंड है। तो पहले हम बाइनरी कंपाउंड की बात करेंगे। बाइनरी कंपाउंड क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसमें वैसे तो बाइनरी कंपाउंड को बोला जाता है 2 आयन होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के हिसाब से 2 या 2 से ज़्यादा आयन, मतलब 2 टाइप के आयन जो दे दे, 2 टाइप के आयन, वो क्या है, फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ आयन, ठीक है, उसको बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। फॉर्मूला टाइप ऑफ कंपाउंड शुड बी सेम। जैसे मान लीजिए कि 2 आप कंपाउंड चेक कर रहे हैं, तो दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला सेम टाइप का होना चाहिए, या दोनों का AB हो, या तो दोनों का AB2 हो, या तो दोनों का A2B हो, या जो भी A3B हो, जो भी, वो दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी नियरली सेम, मतलब कैटायन एनायन का साइज हमेशा एकदम सेम तो नहीं हो जाता, नियरली सेम होना चाहिए। जैसे पोटेशियम का कोई आपने कंपाउंड ले लिया और सोडियम का कंपाउंड ले लिया, तो पोटेशियम सोडियम आपस में क्या है, साइज सेम नहीं है, लेकिन सोडियम का और मैग्नीशियम का साइज अगर देखा जाए तो आसपास है, नियरली सेम है। तो ये आइसोमॉर्फिज्म शो कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी सेम। कैटायन एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है NaCl और एक कंपाउंड है MgS। तो NaCl में मैंने बोला कि Na+ का साइज Mg2+ के बराबर है, Cl- का साइज H2- के बराबर है, आसपास है। Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 है, Na+ का, Mg2+ का भी 2,8 है, Cl- का 2,8,8 है, H2- का भी क्या है, 2,8,8 है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमॉर्फ है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमॉर्फ हैं, ये बोला जा सकता है। अगली बात आती है ऑक्जो सॉल्ट की, कि ऑक्जो सॉल्ट क्या होता है। तो मतलब कुछ एनायन है, ऑक्सीजन जिनके पास होता है, ऐसे एनायन को ऑक्जो सॉल्ट बोला, मतलब ऑक्जो सॉल्ट हो सकते हैं वो। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि MnO4- हम यहाँ पर Cr2O7 भी ले सकते हैं, CrO4 भी ले सकते हैं, मतलब हमारे पास ऑक्जो सॉल्ट बहुत ढेर सारे हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सभी एनायन को, पहली बात तो आपको इन सभी एनायन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी, लेकिन आपको हाइब्रिडाइजेशन तो निकालना आता नहीं है अभी। तो यही कारण था कि अभी हम जो है इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, पर अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालना आता है तो इस टॉपिक को हाइब्रिडाइजेशन की जगह पर आप रोक देंगे, कि हाइब्रिडाइजेशन जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको समझ पाएंगे, क्योंकि बात आयनिक कंपाउंड की है और हाइब्रिडाइजेशन कोवैलेंट में आएगा, तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। केमिस्ट्री तो एक दूसरे से हर चैप्टर रिलेटेड होता है, यहाँ तो चैप्टर में ही 2 टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो चलिए समझते हैं। मैंने लिख दिया, इसीलिए फॉर्मूला टाइप ऑफ कंपाउंड शुड बी सेम, जो कि यहाँ भी लिखा हुआ है, फॉर्मूला टाइप ऑफ कंपाउंड शुड बी सेम। मतलब जैसे ये AB है, ये भी AB है, ये भी AB है, ये भी AB है, ठीक है। फॉर्मूला टाइप ऑफ कंपाउंड जैसे NO3, मतलब ये एक एनायन मतलब ये जितना एटम है इसके अंदर उतना ही एटम इसके अंदर भी है, जितना एटम इसके अंदर है उतना एटम इसके अंदर नहीं है, तो ये फॉर्मूला टाइप सेम नहीं हुआ।
तो पहली बात, मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि ये दोनों आइसोमॉर्फ है, अभी मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूला टाइप सेम है। साइज ऑफ कैटायन एंड आयन शुड बी सेम, नियरली सेम, वो बात यही वाली है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, अब यहां से जो मामला चालू होता है वो उनके लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है जिनके पास हाइब्रिडाइजेशन की नॉलेज नहीं है। जिनके पास हाइब्रिडाइजेशन की नॉलेज है वो समझ लेते हैं। जैसे कि जो बच्चा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th में भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th पास हो जाते हैं लेकिन हाइब्रिडाइजेशन उनको नहीं आता रहता है। तो वो डिपेंड करता है बच्चे बच्चे पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हाइब्रिडाइजेशन आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ाऊंगा। तो उस समय अगर आप ये टॉपिक अभी आपको नहीं समझ में आया तो अभी आप पैनिक मत होइएगा कि सर हमको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। आप चिंता मत करिएगा, हाइब्रिडाइजेशन आने के बाद ये चीज़ हो सकता है आपको समझ में आ जाए। तब भी ना समझ में आए तो आपका डाउट है वो, तब आप मेरे से पूछेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनायन शुड बी सेम। अब जैसे एनायन ऑफ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन का जो भी एनायन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और एनायन ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। अब देखिए यही कंपाउंड मैंने जहां पे टिक किया था यहीं पे मैंने क्रॉस कर दिया। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला टाइप तो सेम था लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp2 है और इसकी क्या है, sp3 है। मैंने बोला आपकी नाइट्रोजन वाले का क्या होगा, sp2 होगा, और क्लोरीन वाले का क्या होगा, sp3 होगा। तो ये sp3 था। तो ये दोनों आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं कर रहे। CaSO4 AB टाइप है, KMnO4 AB टाइप है, फॉर्मूला सेम, फॉर्मूला टाइप सेम, SO4 4 ऑक्सीजन, MnO4 4 ऑक्सीजन। सल्फर का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, Mn का भी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3 है, मतलब ये हर जगह से ये सेम है। Ca2+ और K+ का साइज भी लगभग सेम है, तो कहा जा सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फ हैं। वैसे Na2SO4 एंड Na3PO4, Na2SO4 एंड Na3PO4, अब क्या दिक्कत हो गया, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है दोनों का sp3, लेकिन फॉर्मूला टाइप सेम नहीं है। ये A2B है, ये A3B है, फॉर्मूला टाइप सेम नहीं है। जब फॉर्मूला टाइप सेम नहीं है तो भी ये क्या नहीं हो सकते, आइसोमॉर्फ नहीं हो सकते। तो आइसोमॉर्फ समझने के लिए आपको ये सारे पॉइंट याद करने पड़ेंगे कि पहली बात तो फॉर्मूला टाइप सेम होना चाहिए, पहला तो आप यही चेक कर लेंगे। जैसे कि फॉर्मूला टाइप यहाँ पे सेम था, मतलब एक पड़ाव पार कर गया। दूसरा, कैटायन का एनायन का साइज आपस में बराबर होना चाहिए, तो चलो कैटायन एनायन का साइज आपस में बराबर है। तीसरा, अगर ऑक्जो सॉल्ट है तो उसमें एनायन की हाइब्रिडाइजेशन सेम होनी चाहिए, जो कि यहाँ आके वो फेल हो गया, यहाँ आके वो फेल हो गया। लेकिन जैसे हमेशा ऑक्जो सॉल्ट तो होता नहीं है, इस तरह के एनायन कैटायन भी होते हैं। तो यहाँ पर अब जैसे देखा आपने कि कैटायन का साइज बराबर, एनायन का साइज बराबर, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, वहाँ हाइब्रिडाइजेशन देखना है, यहाँ पर क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हुआ तो सेम हो जाएगा। जैसे Ca2+ और K+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है भाई, एनायन का हम नहीं देख सकते, कैटायन का तो देख सकते हैं ना कि क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है। तो ये टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म, जो आपको मैंने बोला कि कोई पढ़ाता नहीं है इसको, और अगर ये समझ में आ जाए तो बड़ा मज़ेदार है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट आपको लिख लेना चाहिए कि ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फ्स फॉर ईच अदर। ऑल एलम्स, एलम मतलब हिंदी में फिटकरी होता है, और ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फ्स फॉर ईच अदर। सभी एलम एक दूसरे के लिए आइसोमॉर्फ है, मतलब वो आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं, आपस में सेम माने जाते हैं। तो ये बात लिख लीजिएगा कि ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फ्स फॉर ईच अदर, ठीक है। सभी एलम एक दूसरे के लिए क्या है, आइसोमॉर्फ है। ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फ फॉर ईच अदर। अच्छा, आयनिक की प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे हम लोग, 5वां पॉइंट शायद ये अभी तक लिए थे। 6ठे पॉइंट की बात करें अगर,
टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो इसमें आप लिखेंगे कि आयनिक कंपाउंड गिव वेरी फास्ट रिएक्शन। आयनिक कंपाउंड गिव वेरी फास्ट रिएक्शन बिकॉज there is only ion exchange in the reaction. There is only ion exchange in the reaction. जैसे एक रिएक्शन करके दिखाएं। से NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, AgNO3 भी एक आयनिक कंपाउंड है, लेकिन आप सॉलिड को आपस में रगड़ेंगे तो नहीं, तो जाहिर सी बात है पानी में डालेंगे। अब NaCl का टुकड़ा ले लीजिए, AgNO3 का टुकड़ा ले लीजिए, रगड़ के आप नीचे AgCl तो गिरेगा नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि पानी में डालना पड़ेगा। तो AgCl प्लस NaNO3, ये वेरी फास्ट रिएक्शन है। मतलब इस अगर आपने AgNO3 सॉल्यूशन में पानी में डाल रखा है और आपने ऊपर से NaCl डाला, तुरंत प्रेसिपिटेट बन जाएगा AgCl का। अगर आपने पहले से NaCl ले रखा है, ऊपर से AgNO3 डाला, तुरंत प्रेसिपिटेट बन जाएगा AgCl का। ये प्रेसिपिटेट है। तुरंत प्रेसिपिटेट बनने का मतलब क्या, वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। और यही कारण है कि आयनिक रिएक्शन को केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी नहीं किया जाता। तो अब बात करेंगे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। सातवां जो हमारा पॉइंट है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, एक इसके अंदर पंच लाइन है, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, दैट इज, इसकी मीनिंग क्या है, पोलर डिजॉल्व पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर। अच्छा, ये जो होता है ये होता है फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये होता है फॉर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स, एसिड्स एंड बेसिस। मतलब ये होता है आयनिक कंपाउंड के लिए, एसिड्स के लिए, बेसिस के लिए, और ये होता है फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड है या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस है तो वो भी इसमें काम कर जाता है। मतलब यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जिनकी पोलरिटी जीरो होती है। पोलरिटी जीरो होती है, इसके लिए आपको डायपोल मोमेंट की जानकारी होनी चाहिए। तो अब ये भी टॉपिक डायपोल मोमेंट से जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हमको डायपोल मोमेंट की बात नहीं करनी है। अभी हमें बात करनी है केवल पोलर डिजॉल्व पोलर, मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक की बात करनी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड की और हम डिजॉल्व करने वाले हैं इसको किसी सॉल्वेंट में जो कि पोलर हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आयनिक कंपाउंड्स आर डिजॉल्व, आयनिक कंपाउंड्स आर डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट और सॉल्वेंट विद हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और सॉल्वेंट विद हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी मैंने अपनी नोट्स में लिख रखी है, लेकिन
क्या है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू तो लिख रखी है, पर वो वैल्यू जैसे मैंने जिस बुक से लिख दी, एक बुक से लिख दी, अब वो बुक कितना वेरीफाइड है ये मैंने भी जो है ध्यान नहीं दिया है, तो इसलिए हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मैं नहीं लिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि जो चीज़ वीडियो में चल रहा है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, वो परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का ज़्यादा है, D2O CH3COOH, एसीटोन, इसका नाम एसीटोन है, इस कंपाउंड का नाम एसीटोन है। और इसको तो आप जानते हैं एसिटिक एसिड। D2O को आप जानते हैं हैवी वाटर है ये, और ये तो नॉर्मल वाटर है हमारा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये माना जाता है। अब जैसे 78 पॉइंट समथिंग कुछ दिया हुआ है जेडी ली की बुक में वाटर का, एच.सी. वर्मा की बुक में, फिजिक्स के एच.सी. वर्मा की बुक में H2O का 81 दिया हुआ है। तो वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग दे दी गई है, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा कि हमारा इनऑर्गेनिक का जो गॉडफादर माना जाता है उस बुक में कुछ और दिया हुआ है, फिजिक्स का जो सबसे अच्छा बुक माना जाता है उसमें कुछ और दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको वैल्यू नहीं लिखा, अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ऑर्डर लिख दिया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ऑर्डर जानिए, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है वहाँ पर आयनिक कंपाउंड ज़्यादा आसानी से डिसॉल्व होगा। और वाटर को तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। तो वाटर आप ये लिख सकते हैं कि वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब वाटर कहीं भी लिया जाए तो उसको वो कहेगा यार तुम तो सॉल्वेंट ही रहोगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो बचपन से बुजुर्ग होते हैं, बचपन से बुजुर्ग होते हैं, वो उनको जब भी बुलाया जाता है कि हाँ भाई तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है, तो वो क्या होता है कि उनको पहले से बुजुर्ग मान लिया गया है कि हाँ भैया तुम ही बताओ, तुम्हारी ही राय मानी जाएगी। जैसे हमारी बेटी को बुजुर्ग मान लिया जाता है कि हाँ भैया तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है, तो उसी तरीके से। तो अब बात करें आगे, एक पॉइंट लिखेंगे आप, एक पॉइंट लिखेंगे मैं बोल रहा हूँ, या चलिए मैं लिख देता हूँ। आयनिक कंपाउंड्स आर इजिली compounds are easily soluble in water. That is due to their high, क्यों होता है ऐसा? That is due to their high hydration energy. That is due to their high हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। भाई हाइड्रेशन एनर्जी जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। तो पहले हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी या एनर्जी, ठीक है, या इसको सॉल्वेशन एनर्जी भी बोलते हैं। सॉल्वेशन एनर्जी इसलिए क्योंकि कोई भी सॉल्वेंट ले लिया तो, कोई भी सॉल्वेंट ले लिया तो सॉल्वेशन, और सॉल्वेंट में पानी ले लिया तो हाइड्रेशन। मतलब हाइड्रेशन सॉल्वेशन का एक पार्ट है। पानी भी लिया तो भी सॉल्वेंट तो लिया, तो सॉल्वेशन एनर्जी बोला जाएगा। लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी तभी बोला जाएगा जब सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन एक लिखेंगे कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole gaseous ion, 1 mole gaseous ion completely dissolve
इन वाटर, 1 मोल गैसियस आयन कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर। इसका मतलब है कि आप किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। जैसे NaCl की निकालनी है तो आपको Na+ की निकालनी पड़ेगी। 1 मोल गैसियस आयन, Na+ गैसियस आयन ले लिया, हाइड्रेशन एनर्जी निकाला। Cl- गैसियस आयन लिया, हाइड्रेशन एनर्जी निकाला। फिर Na+ और Cl- की हाइड्रेशन एनर्जी को जोड़ दिया, जब ऐड कर दिया तब पता चला NaCl की हाइड्रेशन एनर्जी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास M+ है, मान लीजिए आपके पास M+ है गैसियस, ठीक है, और आपने NH2O लिया है, लिक्विड लिया, आपने बनाया MH2O N प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन M+, ये हो गया। अब जैसे आपने लिया X- गैसियस NH2O, XH2O N- प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन X-। तो अगर आपको हाइड्रेशन डेल्टा H हाइड्रेशन ऑफ Mx चाहिए तो आपको कैसे मिलेगा? डेल्टा H हाइड्रेशन M+ प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन X-, ऐसे मिलेगा। दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि ये Na+ है, ये Cl- है, ये NaCl का निकाल रहे हैं हम, तो Na+ Cl- को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्लियर करें, इसको क्लियर करें कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, आखिर एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है, आखिर एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है, ऐसा क्या कारण है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, कि हाइड्रेशन होने से एनर्जी क्यों रिलीज होने लग रही है, हाइड्रेशन होने से एनर्जी क्यों रिलीज होने लग रही है। तो चलिए देखिए, वाटर का मॉलिक्यूल लेते हैं, वाटर का एक मॉलिक्यूल, वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे अपने मॉलिक्यूल्स से जुड़ा होता है। वाटर का एक मॉलिक्यूल अपने दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। तो ये जो वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है, इसमें जो पार्शियल जो इंटरेक्शन होता है इनके बीच में, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, जो क्या है, एक वीक बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं जो एक वीक बॉन्ड है। अच्छा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव और इस पे क्या है, पॉजिटिव, इस पे क्या है, पॉजिटिव, इस तरीके से। तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन है, यही क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। यही क्या है यहाँ पर, पार्शियल पॉजिटिव ऑन हाइड्रोजन एंड पार्शियल नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन के बीच में जो इंटरेक्शन है, उसी को हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बोल रहे हैं। कैसा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। जब आप किसी आयन को, मतलब किसी कंपाउंड को Na+, Cl-, Na+ गैसियस को मान लीजिए, या Cl- गैसियस को आपने पानी के अंदर डाला, तो पहले तो एक बात क्लियर कर लीजिए कि F = है K Q1 Q2 अपॉन R²।
ये फॉर्मूला है, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है Q1 Q2 के। अब Q1 Q2 क्या है, चार्ज ऑन, चार्ज है, चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, ठीक है। तो कैटायन एनायन पे चार्ज है, अभी हमारे लिए तो कैटायन एनायन ही है, तो कैटायन एनायन पे चार्ज है। अब ये चार्ज जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा, फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो अब जब आप Na+ लेकर आते हैं, Na+ लेकर आते हैं, चलिए ऐसे बना दिया। तो Na+ के चारों तरफ Na+ के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज सराउंड करने लगता है इसको। नेगेटिव चार्ज किसका, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। भाई इस पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, अब सब ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज सराउंड करने लगता है, ठीक है। तो जब पार्शियल नेगेटिव चार्ज सराउंड करता है तो आप देखिए ध्यान से क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है। पहले केवल पानी था, Na+ इसमें नहीं डाला गया था, ठीक है। पहले केवल पानी था, Na+ नहीं डाला गया था। जब Na+ डाला गया तो पानी के मॉलिक्यूल, जैसे आपके घर में कोई आप टीवी देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, जो है घर में कोई खाना बना रहा है, कोई जो है कंप्यूटर पे काम कर रहा है, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई गेस्ट आ गया अचानक, तो घर के सभी लोग या तो कुछ लोग आकर उस गेस्ट के पास बैठ जाते हैं, उसकी मतलब उस ये होता है कि भाई टाइम देना जरूरी है, अगला आदमी बुरा मान जाएगा, टाइम देते हैं उसको, आवभगत करते हैं उसको, चाय पानी देते हैं, एकदम बिल्कुल वैसा ही कि ये पानी के मॉलिक्यूल सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अपना अपना काम धंधा कर रहे थे, इनको कोई लेना देना नहीं बाकी दुनिया से। लेकिन जैसे ही Na+ आया तो इन लोगों ने क्या करा, अपना बॉन्ड तोड़ा 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 और Na की तरफ बढ़े उसकी आवभगत करने के लिए। तो बॉन्ड तोड़ने में क्या लगा, एनर्जी लगता है, बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगता है, मतलब खर्चा होता है। यह खर्च हुआ कितना, कम, क्यों, क्योंकि बॉन्ड क्या है, कमजोर है। बॉन्ड कमजोर है तो खर्चा कम हुआ। लेकिन जब बना तो बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। भाई उल्टा उल्टा है, भाई टूटेगा तो रिक्वायर्ड होगी, तो बनेगा तो रिलीज होगी। कमजोर बना मतलब कमजोर टूटा तो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, लेकिन कम रिक्वायर्ड हुई। या चाहे तो आप अपनी कॉपी में सबसे ऊपर लिख सकते हैं, इन बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, इन बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड एंड इन बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड। ये बात आप कहीं लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं कि इन बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड एंड इन बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। अब डिपेंड करता है कि कितना रिक्वायर्ड होगा, कितना रिलीज होगा, क्योंकि अगर आप स्ट्रांग तोड़ेंगे तो रिक्वायर्ड ज़्यादा होगा, वीक तोड़ेंगे तो रिक्वायर्ड कम होगा। स्ट्रांग बनाएंगे रिलीज ज़्यादा होगा, वीक बनाएंगे रिलीज कम होगा। मतलब बनाएंगे तो रिलीज होगा, वीक बनाएंगे तो कम रिलीज होगा, स्ट्रांग बनाएंगे तो ज़्यादा रिलीज होगा। तो अब ये देखा जाए कि वो स्ट्रांग है या ये स्ट्रांग है। तो ये तो वीक बॉन्ड है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव के बीच, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव एंड कंप्लीट पॉजिटिव के बीच। मतलब Q2 तो दोनों का सेम रहा, लेकिन Q1 इसका कम है और उसका ज़्यादा। जब Q1 ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होगा, और जब फोर्स ज़्यादा है तो एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो रही होगी। मतलब खर्च कम हुआ, आमदनी ज़्यादा हुई। मान लीजिए खर्च हुआ 20 रुपये का, आमदनी हुई 100 रुपये की, तो 80 रुपया बाहर निकला। भाई खर्च कम हुआ, आमदनी ज़्यादा हुई। 20 रुपये खर्च हुआ, 100 रुपया निकला, तो 80 रुपया बाहर निकला। तो जब ये 80 रुपया बाहर निकलता है, यही 80 रुपया क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी है। मतलब खर्चे और आमदनी के बीच में जो नेट आपकी आमदनी हुई होगी, नेट इनकम जो हुई होगी, वो क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी है। समझ पाए, नेट हाइड्रेशन एनर्जी है। क्योंकि वो क्या है,
स्ट्रॉन्गर है, ये क्या है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है देन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। मामला कुछ समझ में आया आपको, कुछ समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ें, आगे क्या बढ़ें, मतलब एक बार थोड़ा सा और समझा दें आपको इसको। देखिए कि अब क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। अगर मान लीजिए कि आपने NaCl को पानी में डाला, तो आप बोलेंगे सर हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन गैसियस आयन से बता दी है आप, अब हम पहले गैसियस आयन बनाएं। क्या हम गैसियस आयन बनाएंगे पहले? हाइड्रेशन एनर्जी तो आप अगर पानी में डिजोल्व कर दो, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो फिर उसको गैसियस आयन कैसे बनाएंगे? तो ठीक है ठीक है ठीक है, समझाते समझाते। तो देखिए, सबसे पहले आपने लिया NaCl सॉलिड ले लिया, उसको क्या दिया आपने, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी दी, तो क्या बनाया, Na प्लस गैसियस प्लस Cl माइनस गैसियस बना। ठीक है, कोई समस्या, किसी प्रकार की समस्या नहीं। अब Na प्लस गैसियस Cl माइनस गैसियस दोनों को आपने किस में डाल दिया, पानी में। अच्छा, पानी की कमी नहीं है यहाँ पे, पानी की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है। 2 बाल्टी पानी ले लिया आपने, एक पैकेट टाटा नमक लेकर टंकी में डाल दो सीधे, 1000 लीटर की, 2000 लीटर की, जो कि आपकी छत पे लगी हुई है, डाल दिया आपने। अब क्या हुआ, Na प्लस एक्वस बना लिया, Cl माइनस एक्वस बना लिया, और यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रिलीज हुआ। और ये क्या हुआ, रिक्वायर्ड हुआ। तो NaCl को जब आपने पानी में डाला, NaCl को पानी में डाला, तो NaCl को पानी में डालते ही सीधे आपको ये मिल गया। भाई ये प्रोसेस बीच में हुई होगी लेकिन आपको दिखी नहीं, सीधे आपको यही मिला। तो जब आपको सीधे यही मिला तो फिर आपको सीधे कुछ एनर्जी के बारे में बात करनी पड़ेगी, फिर तो ये और ये दोनों का नेट निकालना पड़ेगा। तो अब आपको ये देखना होगा कि खर्चा और आमदनी में ज़्यादा कौन है। अगर आमदनी ज़्यादा है तब ये पूरा काम हो रहा होगा, और अगर आमदनी ज़्यादा नहीं है ये प्रोसेस होगी ही नहीं। समझ गए? तो इसका मतलब है कि अगर किसी कंपाउंड को पानी में डिजोल्व करना है, यानी कंपाउंड को पानी में डिजोल्व करना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी हायर देन लैटिस एनर्जी। मतलब आमदनी ज़्यादा होनी चाहिए, खर्चा कम होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस हो पाएगा। समझ गए? तो चलिए, सॉल्युबिलिटी की तो अभी हम बात करेंगे कि भाई कब सॉल्युबल होगा, कैसे सॉल्युबल होगा, लेकिन अभी हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी की, और वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।